कल हमारा टॉपिक हम लोग जम्मू कश्मीर और दमन व दीव पढ़ रहे थे। जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी और कहाँ तक पहुंचे थे ये बताओ। लद्दाख तक सर। लद्दाख का आखिरी लाइन क्या हुई थी? आर्टिकल 239 के तहत लद्दाख को बिना विधानसभा वाला यूनियन बनाएंगे। ठीक है। हाँ देखो, हमने देखो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा के लिए कितनी सीटें रखी गई और राज्यसभा के लिए कितनी सीटें रखी गई और ऐसे ही विधान परिषद के लिए कितनी सीटें, ये नहीं लिखवाया होगा ना अभी? नहीं। ठीक है, चलिए सुनिए, देखिए तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं? 5 सीटें लोकसभा से, 4 सीटें राज्यसभा और विधान परिषद में ध्यान रखना 124 कितनी है। लेकिन अभी जो चुनाव हुए थे वो कितनी सीटों पे हुए थे? 90 सीटों पे, सॉरी 114 होंगी, 114। 20 सीटें कहाँ के लिए आरक्षित है? पीओके के लिए। कहाँ के लिए है? कल हम लोगों ने चर्चा की थी पीओके पे कि भैया अभी भी ये वाला जो हिस्सा है ये इसको बोलते हैं पीओके। और आपको पता है ये वर्तमान भारत में नहीं है, लेकिन हम उम्मीद तो कर रहे हैं कभी ना कभी आएगा। तो इसी वजह से उस क्षेत्र के लिए कितनी सीटें आरक्षित कर दी हैं। तो वर्तमान में पूछे कि चुनाव कितनी सीटों पे हुए? अभी चुनाव हुए थे, अभी आपने देखा तो चुनाव कितनी सीटों पे हुए, लेकिन है टोटल कितनी सीटें? 20 24 24 सीटें कहाँ के लिए हो गई? पीओके। याद रहेगी, नोट कर लीजिए। पीओके बाद में आया तो 24 सीटें और बढ़ जाएंगी। 114 जो अधिनियम आया है उस अधिनियम में 114 सीटें रखी। ठीक है, 90 में चुनाव हो रहा है और 24 सीटें आरक्षित करी गई हैं। कहाँ के लिए? पीओके। उम्मीद जताई जा रही है जब भी पीओके आएगा तो उन 24 सीटों को बढ़ा के उन पर चुनाव कराएगा। कल वाला जो टॉपिक हमारा चल रहा था हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रीवियस ईयर बुक है किसी पे? कल एक दिखाई थी शायद, किस पे थी वो? मंडे को हम सोच रहे हैं ना, तो उसी को पूरा बुक करवा दें एक बार। जम्मू कश्मीर की बात चल रही है, लद्दाख में सोचना, लद्दाख में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो बेटा विधानसभा है, विधानसभा परिषद तो खत्म हो गई। इसमें क्या है, 5 राज्य वो जिले जोड़ने की घोषणा वो आप कर रहे हैं, पढ़ते रहो। जिले कहाँ बढ़ रहा है? सबसे ज्यादा जिले तेलंगाना में बढ़ा है, हर जगह ही बढ़ रहा है। बढ़ने का है यूपी में चाहिए, हाँ ये आंध्र प्रदेश बढ़ते ही जाते हैं। तो जनसंख्या बढ़ेगी, जिलों की संख्या बढ़ेगी, जिले तहसील बढ़ती ही रहेगी। यूपी राज्य ही बहुत बड़ा है, इसके टुकड़े होने जरूरी हैं। आप देखो यूपी में एक कोने से दूसरे कोने पहुंचने के लिए आपको कितना समय लग जाएगा। हमारे यहाँ कोटपुर में ग्राम पंचायत है शेरपुर कला, वो सब वहाँ पे 30,000 से वोटर हो गए हैं। तो उसको मतलब नगर पंचायत बनाने की मतलब अखिलेश सरकार ने कहा था बना देंगे, फिर बीजेपी सरकार है उन्होंने उसको रोक दिया। बस बन जाए बनना चाहिए, बहुत हो गया 30,000 से वोटर। सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होगी। चलिए लिखेंगे, नोट करके एक लाइन, नोट करके एक लाइन लिखेंगे। लिखेंगे जम्मू कश्मीर
विधानसभा में, जम्मू कश्मीर विधानसभा में उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिलाओं को मनोनीत कर सकते हैं। उपराज्यपाल 2 महिलाओं को मनोनीत कर सकते हैं। तो भी मनोनीत कर सकते हैं। अभी ऐसे लिखेंगे, जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को, जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने का भी प्रावधान है। अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने का भी प्रावधान है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल अब, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल अब 5 वर्ष का होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल अब 5 वर्ष का होगा। ठीक है, पहले कितना होता था? 6 वर्ष, लेकिन अब कितना घटा के कर दिया, क्योंकि अब सेम हो जाएगा सब कुछ। अगली लाइन से लिखेंगे, इस अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम था? जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। पहले यहां विधान परिषद थी, अब नहीं है, समाप्त कर दिया गया। तो बताओ कितने राज्यों में विधान परिषद है? वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद सब में होगी। विधान परिषद, विधानसभा होती है सब में, विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6। ऑप्शन 2 कौन सा होगा? 4 भी ऑप्शन गलत। आंसर अच्छे। हाँ सर, यही होगा। ये तो भरोसा तो होना चाहिए अपने ऊपर। मैं आपसे कहूँ 2 दूनी कितने होते हैं? नहीं, मैं कहूँ 2 दूनी कितने होते हैं, यही ऑप्शन दे दूँ तो आप बहस नहीं करो मुझसे। सर आप गलत बता रहे हो, 4 होते हैं और अंत में ऑप्शन। तो कितने राज्यों में है? 2 2 3 3 बार बताए। 6 राज्य कौन कौन से हैं? जरा लिख के दिखाओ, कॉपी के पीछे देखें कैसे याद है। कॉपी के पीछे वाले पेज पे लिख के दिखाना। छोटा सा टेस्ट आपका इतने दिनों में, छोटा सा रफली लिखो, याद ही नहीं है। पहले ही सरेंडर, युद्ध से पहले ही सरेंडर। उत्तर प्रदेश बोलो मत, लिखो, या नकलची बहुत होते भारत में। अरे मैंने ट्रिक भी बताई थी। बता दीजिए। बताई क्या? अरे बताए थे। हाँ सर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मेरा यूपी हो गया। मेरा अरे सब हमने गिरा दिए, मिजोरम, मणिपुर, ये तो काउंट ही नहीं होता है। सर मेरे 3 हो गए, यूपी हो गया, तेलंगाना अरे देखो, और आंध्र प्रदेश, हाँ सर, महाराष्ट्र, ये नहीं मध्य प्रदेश है, एमपी, तेलंगाना, ये हो गया, यूपी हो बी गया। से बिहार, का से कर्नाटक, ऊ से उत्तर प्रदेश। ये थोड़ा माँ का कंफ्यूजन होगा, तो मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम ना करना, इसको क्या करना? महाराष्ट्र। ठीक है, 3 हो गए, 3 बचे हैं। कौन सा करना है सर? मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित हो गई है राजस्थान में, और आंध्र प्रदेश में खत्म करने का प्रस्ताव आ चुका है। कभी भी खत्म हो सकती है आंध्र प्रदेश में, कभी कभी राजस्थान में बन सकती है। ठीक है, चलिए अगली लाइन से लिखेंगे,
लिखेंगे अगली लाइन से, लद्दाख केंद्र शासित के लिए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए लोकसभा में एक सीट निर्धारित की गई है। लोकसभा में एक सीट निर्धारित की गई है। एक सीट निर्धारित की गई है। ठीक है, लिखिए जम्मू कश्मीर, जहाँ लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जम्मू कश्मीर व लद्दाख, इन दोनों का संयुक्त रूप से एक हाई कोर्ट होगा। और ये कहां पर है? हाई कोर्ट होगा श्रीनगर। ठीक है, तो आपसे पूछेगा लद्दाख क्या हाई, जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट, तो दोनों का हाई कोर्ट कॉमन बनाया गया है, जिसको श्रीनगर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और भी क्या लिख सकते हैं? जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल, तो ज्यादा ही होता नहीं चल रहा। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? किस पद पे है इस समय? ये तो सर वो क्या है? क्या थे सर, हट गए। आप हट गए हैं पहले। राज्यपाल लद्दाख के पहले कौन थे? उपराज्यपाल, सॉरी, कौन थे? राधा कृष्ण माथुर। करंट के आप लिखिएगा अपने आप, क्योंकि ये बदलते रहेंगे, तो आप जब भी मैंने कहा था एग्जाम देने जाए तो देखते रहे, पहले पूछे जाएंगे तो पहले आप बता सकते हैं, नोट करके लिख लो, डिजाइन बनाना का मन हो। जम्मू कश्मीर के पहले हमारे कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, और उपराज्यपाल है दोनों। पहले क्या चीज नहीं हो सकती थी जम्मू कश्मीर में जो अब हो सकती है, बताएं? सर घर नहीं यहाँ पे लेके रह सकते थे, हैं? जमीन नहीं ले सकते थे हम। हाँ, जमीन ही ले सकते, अब जमीन ले सकते थे। पहले सूचना का अधिकार लागू नहीं था, अब लागू है। अब पहले दोहरी नागरिकता थी, अब एकल नागरिकता है। तो ये सब चीजें अभी अपने आप लिखेंगे आप। अब जैसा हमारा साथ हो गया वैसा ही बिल्कुल कॉमन। देखो, जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में भारत का कोई भी व्यक्ति संपत्ति खरीद सकेगा। भारत का कोई भी व्यक्ति अब संपत्ति खरीद सकेगा। देखिए, व्यापार कर सकेगा, व्यापार कर सकेगा, व्यापार कर सकेगा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी कर सकेगा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी कर सकेगा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी कर सकेगा। लेकिन ये सूचना का अधिकार व शिक्षा के अधिकार लागू किए जाएंगे। लेकिन ये सूचना का अधिकार एवं शिक्षा के अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे। सूचना का अधिकार व शिक्षा का अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे। शिक्षा का अधिकार व सूचना का अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है? बहुत सी चीजें हैं। अब एक देश एक संविधान हो गया। पहले वहां भारत के झंडे का अपमान नहीं समझा जाता था। वहां झंडे को जला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जला दोगे जेल हो जाएगी, हमारा राष्ट्र ध्वज है। इसके अलावा वहां बहुत सी चीजें थी, उनका संविधान अलग था, हमारा अलग था।
वहाँ दोहरी नागरिकता थी, हमारे एकल नागरिकता थी। ठीक है, हम वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते थे, वो लोग चाहे इधर कुछ भी खरीदे। हम लोग नौकरी नहीं कर सकते, वो आके कुछ भी कर सकते। मतलब सारी पावर उनके पास थी, हमारे पास। लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जम्मू कश्मीर कंप्लीट। डालिए दादर नागर हवेली दमन व दीव। दादर नागर हवेली व दमन व दीव लिखवा दो। अरे विधानसभा भी लिखवाई सर सिविल कोड क्या होता है? दोनों की लिखवा दिए। सिविल कोड कौन बता रहा? दोनों की तो दिखाई, देखो तो किसमें, लद्दाख में नहीं लोग इसमें जम्मू लिखा तो दिए। पीछे करो, सबसे पहले आते क्या लिखा है? अरे तुम लेट आए, तुम लेट आए बेटे। सिर्फ देखो, एक नॉर्मल कोड होता है, नॉर्मल कोई कोड है, उसी में ब्रांचेस हो जाती है। सिविल केस अलग, क्रिमिनल केस अलग, इस तरह काम बांट दिए जाते हैं। अब एक ही व्यक्ति करेगा तो काम धीरे होगा, तो उनने सिविल कोड अलग कर दिया, क्रिमिनल कोड अलग कर दिया। सिविल मामले वही, दीवानी वाले को इंग्लिश में सिविल कहते हैं, फौजदारी वाले को क्रिमिनल कहते हैं। बस हिंदी और इंग्लिश में फर्क कंफ्यूजन हो गया। डालिए दादर नागर हवेली दमन व दीव। देखे हैं कहाँ पे है? दीव देखो ये है, ये क्या है? दमन। और दादर नागर हवेली इसके नीचे है। मैप पे अपने आप देख लेना, ये ज्योग्राफी नहीं है, पॉलिटी है। देख लेना कहाँ कहाँ पे है। और मैंने पहले ही बताया था, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला यूटी कौन सा है? मैप पे परेशान करने वाला कौन था? वो था पुडुचेरी। पुडुचेरी, ठीक है, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला। जब मैप भरोगे तो वो 4 जगह मैंने बताया था दिखेगा। शायद देखो बने हुए भी है, 2 3 4, ये एक ही है लेकिन 4 जगह 3 जिले हैं इसमें, यनम, करईकरार, माहे और पुडुचेरी खुदी। लेकिन भारत के नक्शे में कितनी जगह है? क्यों है बताओ? वो मतलब अरे मैंने जब पढ़ाया था, यूटी क्यों बनाए जाते हैं? वो मतलब दूर होते हैं, छोटे दूर होते हैं, और 5 कारण बताए थे। दूर होते हैं, छोटे होते हैं, और मतलब वो हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते देखो, हैं। जो लोग नहीं थे वो सुने। कभी कभी आपके दिमाग में भी आता होगा ख्याल कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाते हैं, सबको राज्य बना देते हैं, सबको यूटी खाली की सिरदर्दी के 2808 याद करो। तो 5 कारण है जिस वजह से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर बता देता हूं। अगर कोई क्षेत्र बहुत दूर है तो उसको क्या बना दो? यूटी में ऐसे समझो, सारी पावर किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। अगर कोई क्षेत्र दूर है, जैसे इस नक्शे में देखो, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार बहुत दूर है मुख्य भूमि से। अब इन्हें अगर तुमने सारी पावर दे दी, हो सकता है कल को ये विद्रोह कर जाए। इसी वजह से उनको पावर ना दी तो उनको क्या बना दिया हमने? यूटी। अगर कोई क्षेत्र बहुत ज्यादा क्या है, अब बहुत छोटा है, तो उसमें शासन प्रशासन की क्या जरूरत है कि उसके लिए भी एक उपराज्यपाल रखो, विधानसभा, ये सब क्या रखने की जरूरत? तो उसको भी सारी पावर किसे दे दो? क्या बात? जैसे दमन, दीव, दादर नागर हवेली बहुत बहुत छोटे आइलैंड है, द्वीप है, इसी वजह से। तीसरा क्या बताया था? अगर कोई क्षेत्र क्या हो जाए, विवादित हो जाए, तो भी उसे क्या बना दो? शाह आयोग। एक आयोग बताया था मैंने, शाह आयोग। हालांकि आज भी आयोग पढ़ने को मिलेंगे आपको बहुत से। जब बंटवारा हुआ था पंजाब का, तो पंजाबी बोलने वाले पंजाब चले गए, हिंदी बोलने वाले कहाँ चले गए? भाषा के आधार पर तो बटे हम लोग। और एक इनके बीच में शहर है कौन सा? पंजाब बोला मुझे चाहिए, हरियाणा बोला मुझे चाहिए, क्या हो गया? विवाद। तुमने का क्या बना लो इसे? केंद्र शासित, ना तुम्हारी ना तुम्हारी। ठीक। अगर कोई क्षेत्र राष्ट्रीय महत्व का हो, दुनिया की नजर उस पर बनी हुई हो, तो उसको क्या बना लो? केंद्र शासित प्रदेश। जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख दुनिया की नजर है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, ग्लेशियर पढ़ाए होंगे, मैं अपने सियाचिन पढ़ाया है, अभी नहीं पढ़े? हिमालय नहीं पढ़ी है, तो वही सियाचिन 4 ग्लेशियर है, सियाचिन, हिस्पा, बाल्टेरो, बियापो। ये सबसे ऊंचे ग्लेशियर और सबसे ऊंचा सियाचिन। पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन है। ठीक है, हर कोई चाहता है कब्जा करना, क्योंकि उससे आसपास के चारों तरफ नजर रख सकते हैं। ठीक है, भारतीय सेना, चाइना ने इस पे भी तो कब्जा किया था। ये यहाँ पे पड़ता है बिल्कुल ज्वाइंट में, तो इस पे भी कब्जा किया था। इस पे भारतीय सेना चलाया था ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा चलाया था? ध्यान रखना। ठीक है। 5वां, अगर किसी क्षेत्र का कल्चर यानी कि संस्कृति बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग कल्चर है, तो भी उसे क्या बना दो? और इसी आधार पे बना है जिसकी अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे। कौन? फिलहाल हम तो दमन व दीव की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन है? मैंने बताया था जैसे हमारे पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, ऐसे ही कौन आए थे?
फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों ने अपनी कॉलोनी यही बनाई थी पुदुचेरी में। 4 जगह ही वो रह रहे थे। वो भले छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी लोग का कल्चर एकदम फ्रांसीसियों जैसा। तो भारत सरकार ने इनको क्या बना दिया? केंद्र शासित। याद रहेगा? चलिए तो डाल दीजिए दादर नागर हवेली दमन व। अब तो नहीं भूलोगे, पिछली बार भी यही कहा था। चलो अब भूल भी जाओगे तो दोबारा याद दिलाने को शायद मैं ना हो, इसलिए अपने आप ही याद करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए दादर नागर हवेली दमन व दीव हुआ क्या था ये तो पता है। इन तीनों को दादर नागर हवेली, इसकी राजधानी बताओ तुम। दमन है, दमन व दीव। इन दोनों को क्या कर दिया गया है? अब एक कर दिया गया है और इनकी संयुक्त राजधानी बना दी गई है दमन। दमन बनाइए, दीव बनाइए, ठीक है। हाँ अभी लिखवा देते हैं, बता भी देंगे कब विधेयक पास हुआ, लागू कब हुआ, सारी चीजें, ठीक है। लिखेंगे थोड़ा सा, लिखेंगे दादर नागर हवेली दमन व दीव। दादर नागर हवेली दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों को विलय कर, केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर, केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दादर नागर हवेली दमन व दीव, दोनों का विलय कर, फिर भी तो वही बनाए, विलय कर दादर नागर हवेली व दमन व दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगली लाइन से लिखेंगे वर्तमान मोदी सरकार ने, वर्तमान मोदी सरकार ने अपनी न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की नीति ने, अपनी न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की नीति के तहत, न्यूनतम सरकार अधिकतम, क्या बोला? हाँ, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की नीति के तहत, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की नीति के तहत दोनों संघ क्षेत्रों को या दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को कम जनसंख्या और सीमित भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, कम जनसंख्या और सीमित भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, सीमित भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते, भाई सीमित क्षेत्र है, कम जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र भी बहुत कम है, ध्यान रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने 26 नवंबर 2019 को 26 नवंबर 2019 को 26 नवंबर 2019 को 26 नवंबर 2019 को दादर और नागर हवेली, दादर और नागर हवेली और दमन व दीव विधेयक 2019 प्रस्तुत किया, और दमन व दीव विधेयक 2019 प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया। इस विधेयक को 27 नवंबर 2019 को, इस विधेयक को 27 नवंबर 2019 को, 27 नवंबर 2019 को राज्यसभा ने,
राज्यसभा ने, तथा 3 दिसंबर 2019 को रुको उल्टा हो गया, क्या बोला था? 2019 को लोकसभा ने, पहले लोकसभा ने पास किया 27 नवंबर 2019 को लोकसभा ने, हाँ राज्यसभा काट दो, लोकसभा ने, तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा ने पास किया। फिर से बोल दे रहा हूं, 27 नवंबर 2019 को लोकसभा तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा ने पास किया। राज्यसभा के पास बाद में जाता है ना कोई? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जम्मू कश्मीर विधेयक हमने कल शुरू किया था, वो पहले राज्यसभा से पास करा है, कोई जरूरी नहीं है, वो आपके ऊपर है किसमें करा है, ठीक है, किसी में भी जा सकते। बस एक चीज ध्यान रखना, जो धन विधेयक वो लोकसभा में ही है, पैसे वाले जितने का है वो लोकसभा में, बाकी राज्यसभा में दोनों की बराबर है। धन विधेयक में राज्यसभा में पावर भी नहीं है। धन विधेयक अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है राज्यसभा? अगर लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने 14 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो पास मान लिया जाए, वो उसे लौटा भी नहीं सकते, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, लिखेंगे आगे। 26 क्या लिखा था? हाँ देखो, 9 दिसंबर 2019 को 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी। 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी। और 26 जनवरी 2020 से 26 जनवरी 2020 को यह अधिनियम लागू कर दिया गया। ठीक है, 26 जनवरी 2020 को लागू कर दिया गया। याद लिखिए, दमन व दीव को लोकसभा सीटें लिख लीजिए, कितनी दी है? 2। एक दमन की थी पहले, एक दीव की, मतलब दादर नगर हवेली की थी, तो दोनों को मिला के कितनी हो गई है? 2 लोकसभा सीटें। और दोनों का हाई कोर्ट कौन सा है? बॉम्बे हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट है? बॉम्बे हाई कोर्ट में और कौन कौन से राज्य आते हैं? एक तो महाराष्ट्र हो गया और दूसरा गोवा। महाराष्ट्र और गोवा इसी के अंदर में आते हैं। अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के अंदर में आता है? अरे भाई ये पढ़ चुके हो तो खुद ही देखो कौन होगा पास। देखो लक्षद्वीप तो केरल वाले में आ गया, तो अंडमान निकोबार किसमें आएगा? पश्चिम बंगाल। चेन्नई कोई हाई कोर्ट ही नहीं है, मद्रास है। हाई कोर्टों के नाम नहीं बदलेगा। देखो बॉम्बे हाई कोर्ट की लिखा, हमने मुंबई हाई कोर्ट नहीं लिखा। बॉम्बे हाई कोर्ट कब बना था? नहीं लिखवाया? इस उम्र में तो तुम्हें रॉकेट की तरह चीजें याद होनी चाहिए। एक दवाई आती है बता दूंगा, उसे खा लेना, बहुत तेज याददाश्त हो जाती है। बता देंगे अपनी याद ध्यान रखो, सब इतनी जल्दी थोड़ी ना। चलिए हेडिंग डालिए केंद्र राज्य संबंध। क्या चीज? बॉम्बे हाईकोर्ट 14 अगस्त 1862। एक्ट था 1861, बने थे तीनों 1862 में। सबसे पुराना कलकत्ता, दूसरे पे बॉम्बे और तीसरे पे 1866 में याद रखना इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक है। और ठीक 100 साल बाद 1966 दिल्ली हाईकोर्ट।
ऐसा ना हो कल सोमवार से दोबारा से संविधान शुरू करना पड़े, शुरू से फिर से पढ़ो, जिस हिसाब से भूलने की स्थिति है। ताकि केंद्र व राज्य संबंध, इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे, भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की। जब आप कोई अच्छे लेवल का पेपर देंगे, मैं ये तो नहीं कह रहा इंटर लेवल तक का, ग्रेजुएट लेवल का कोई एग्जाम देंगे, चाहे वो एसएससी में हो, सीटी में, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाले देखे होंगे आप, वो यहाँ से बहुत बने। ठीक है, इस टॉपिक में एसएससी ने एक ही प्रयोग किया है, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पे। एक कथन दे देगा और दो निष्कर्ष देगा, पहला सही है, दूसरा उसकी सही व्याख्या। हाँ, वो तो है ही, वो तो लोअर टीसीएससी की तरह है, उसका तो काम ही काम है थ्योरी। ठीक है, लेकिन इसमें पहली चीज देखो, समझो भारत में कौन सी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। और भारत ने दूसरी संसदीय व्यवस्था भी अपनाई है। भारत में दो व्यवस्थाएं चलती हैं, एक संघीय व्यवस्था और एक संसदीय व्यवस्था। पूछे संघीय व्यवस्था किस देश से ली है? कनाडा। जबकि संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन। ठीक है, समझो। किसी भी देश पे शासन जो होता है, शासन और प्रशासन में फर्क समझते हो? पहले तो ये बताओ, फर्क पता है दोनों में? है शासन और प्रशासन में फर्क क्या है? शासन शुरू हो रहा है, प्रशासन शुरू हो रहा है। नहीं, अगर कोई पूछ बैठे क्या ये और इसमें कौन आता है? चलो छोड़ो, अब तुम मत सुनो, सीधे समझो, कोई मतलब नहीं। जो आदेश देते हैं वो सब शासन है, और जो इन आदेशों का पालन करेंगे वो सब। तो जितने भी हमारे नेता हैं वो सब काय के हिस्से हैं, और जितनी भी नौकरी है, कोई भी नौकरी डीएम से लेके चपरासी तक, वो सब किसका हिस्सा है? आप लोग की नौकरी करके नहीं जाओगे तो काय का हिस्सा बनोगे? शासन का हिस्सा बनने के लिए चाहिए आपको क्या? भैया वोट तो तभी देगा जब पसंद होगा कोई व्यक्ति। ठीक है, यहाँ लोकप्रियता की कोई आवश्यकता, यहाँ काय की जरूरत है? पढ़ाई, एजुकेशन। यहाँ आप कोई पसंद ना करता हो, आपने पेपर क्रैक कर दिया तो आप इसका हिस्सा बनोगे, लेकिन यहाँ पढ़ाई की कोई, आपने देखा अभी तक इतना पढ़ लिया, कहीं हाई स्कूल पास हो, इंटर पास। तो यही दोनों में बेसिक फर्क है। ठीक है, कहीं चाहो तो साइड पे नोट कर लो, जिससे आगे याद है। तो नेताओं ने बाहर सब पढ़ के आए, अपने देश में सब इलेक्शन ही लड़ गया। एक चीज बताओ, मैंने कहा एक नौकरी है, इसमें हाई स्कूल न्यूनतम योग्यता है, तो क्या इंटर वाला अप्लाई नहीं कर सकता? ग्रेजुएशन वाला नहीं कर सकता? या तो है ही, पढ़ा लिखा है तो अच्छी बात है ना, पढ़े लिखे तो होते ही हैं, लेकिन लिखा नहीं क्या कहीं। ये हम कहना चाह रहे हैं सर, जैसे कि बाहर सब विदेशों से पढ़ के आए और यहाँ सर प्रशासन यानी करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल कर सकता है, अगर योग्यताओं के समतुल्य होगी तो बिल्कुल करें। पहली बात जो विदेश पढ़ के आएगा वही नौकरी करेगा, यहाँ आएगा यहाँ मिलेंगे 10 रुपये, वहाँ मिलेंगे 100 रुपये। और दूसरा, अगर अच्छी कंट्री में है जिसकी मुद्रा हमसे ज्यादा आप है तो और फायदा। अब देखो, आप ऐसे शहर में रह रहे हो, देखो कितने एनआरआई हैं, पूरनपुर से बहुत एनआरआई है। कनाडा की तो अब ये हालांकि हमारा टकराव भी हो चुका है कनाडा से, देखा कितना विवाद चल रहा है। कनाडा की ये हालत है, वहाँ सड़कों पे कोई नाम लिखा है ना सड़क का, तो ऊपर लिखा है इंग्लिश में, नीचे लिखा पंजाबी में। इतना पंजाबी पहुंच चुका है। ज्यादातर भारत का ही है। हाँ, भारत देश का व्यक्ति आपको हर देश में मिल जाएगा। अमेरिका की ऊंची नौकरियों में सबसे ज्यादा भारतीय है। अरे और छोड़ो, सुंदर पिचाई गूगल भारतीय है, माइक्रोसॉफ्ट के हेड भारतीय है, और उसके यूट्यूब के भी कौन थे? हाँ, वो भी भारतीय है। लगभग टॉप 10 कंपनी में से 7 तो भारतीय है। देखिए, डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। अभी
तुम्हारी तनख्वाह यहाँ लगे नौकरी 1000 रुपए की, तुमसे कब विदेश आ जाओ 10,000 मिलेंगे, तो नहीं देखोगे भारत का डेवलपमेंट, फिर अपना डेवलपमेंट देखोगे। सुभाष चंद्र बोस छोड़ना है जो IAS की नौकरी छोड़ दे देश के लिए, कोई चपरासी ना छोड़ेगा, छोड़ देगा नहीं छोड़। देखो शासन नॉर्मली दो तरीके का होता है, एक होता है संघात्मक और एक होता है एकात्मक। संघात्मक जहां शक्तियां बटी हुई हो, एक और एग्जाम्पल जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, या आप इसे ना लिख के सीधे कह सकते हो जहां शक्तियों का बंटवारा हो, क्योंकि बहुत जगह ये चीजें नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट भी तो है हमारे यहाँ, तो जहां शक्तियों का क्या हो बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। और एकात्मक कहाँ होती है, जहां शक्तियों का बंटवारा ना हो। सीधे समझो कि एक ही व्यक्ति में सारी पावर होगी, ठीक है। जैसे पहले राजा होते थे तो राजा के पास ही सारी शक्ति होती, वो जो चाहे वो करे, मतलब शासन कैसा था, एक ही सरकार थी राजा की, उसके अलावा ऐसा नहीं था बीच में कोई राज्य सरकार थी। आज हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ कहें कि भैया एक केंद्र सरकार हो गई और एक कौन सी सरकार हो गई, राज्य, क्या भारत में एकात्मक व्यवस्था है, तो आप कहोगे ये भी आपको भारत में देखने को मिलेगी। जब हमारे देश पे इमरजेंसी आ जाती है ना आपातकाल, तब हमारा शासन यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाता है, संघात्मक से शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है भारतीय शासन व्यवस्था की ढांचा तो संघात्मक है, लेकिन उसकी आत्मा क्या है, एकात्मक, ठीक है। यही तर्क ज्यादा पूछे जाते हैं, तो याद रखना। तो अगर आपसे पूछ ले कि भैया भारत का शासन कैसा है, तो आप एक शब्द याद रखना, अर्धसंघात्मक। ना हम पूरी तरह से संघात्मक है और ना ही हम पूरी तरह से क्या है, एकात्मक है। तो हमारा शासन कैसा है, बस यही डिटेल लिखनी है कि ना हम अमेरिका की तरह एकात्मक है, ना ब्रिटेन की तरह संघात्मक है, हमने दोनों को बीच का हिस्सा अपनाया, अर्धसंघात्मक। नोट कीजिए, फिर बताते हैं, फिर थ्योरी लिखने का काम आएगा आपको। ठीक है। भारत का संविधान कैसा है, कठोर की लचीला, ये तो शासन दोनों। संविधान होता कितनी प्रकार का है, संविधान कितने प्रकार का होता है, वो भी दो प्रकार का बताया था, एक लिखित और एक अलिखित। तो लिखित संविधान दुनिया का सबसे पहले कानून किसने दिया, अमेरिका, 1789। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का, लिखित भारत का। सबसे छोटा संविधान अमेरिका, लेकिन शब्दों के हिसाब से पूछे तो मोनाको 3814 शब्द, अमेरिका के में 4000, लेकिन आर्टिकल के हिसाब से अमेरिका 7 ही आर्टिकल है, ठीक है। चलिए वो बात बाद में करेंगे, लिखेंगे। भारत में इतना छोटा क्यों है, 7 आर्टिकल ही क्यों है बताओ। अरे जम्मू कश्मीर जैसी स्थिति है, वहां ये केंद्र के 7 आर्टिकल है, हर राज्य जो 50 राज्य है उनका अलग अलग संविधान है अपना,
वो फेडरल कंट्री है ना। अब यूनियन है, एक देश एक संविधान, वहाँ हर राज्य का अलग संविधान। जैसे जम्मू कश्मीर सब था हमारे यहाँ, ऐसे ही वहाँ हर राज्य है। अमेरिका में 50 राज्य फेडरल कंट्री। फेडरल कंट्री में क्या होता है, फिर भूल गए, दो तरह की कंट्री होती है, यूनियन मतलब जहाँ बंटवारा होगा यूनियन और एक होता है फेडरल। होते तो को फेडरल भी है। हमारे यूनियन। यहाँ राज्यों को अलग होने की आजादी नहीं होती, और इंडिया ने क्या अपनाया है, यूनियन। और जहाँ राज्यों को अलग होने की क्या हो आजादी हो, वो क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, तो वो फेडरल। ठीक है। अमेरिका का जब चाहे तब कोई राज्य अलग हो सकता है, जब चाहे तब अलग हो सकता है, अमेरिका से कोई रोकने वाला नहीं, जो पहले ही लिख चुका है फेडरल। इसीलिए तो 7 आर्टिकल है, क्योंकि हर राज्य का अपना अलग संविधान है। ठीक है, चलिए लिखेंगे, भारत में संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, जहां केंद्र व राज्य दो प्रकार की सरकारें हैं। जहां केंद्र व राज्य दो प्रकार की सरकारें हैं। केंद्र व राज्य दो प्रकार की सरकारें हैं। दो प्रकार की सरकारें हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, 1789 में 1789 में अमेरिका, या ऐसे लिखो, विश्व का पहला संघ यूएसए में स्थापित किया गया था। विश्व का पहला संघ यूएसए में स्थापित किया गया था। संविधान द्वारा वहां केंद्र और राज्य के दायित्वों का, संविधान द्वारा वहां केंद्र व राज्यों के दायित्वों का बंटवारा कर दिया गया। केंद्र व राज्यों के दायित्व का बंटवारा कर दिया गया। केंद्र व राज्यों के दायित्वों का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है। यूएसए में एक एक करके राज्य संघ की व्यवस्था, यूएसए में एक एक करके राज्य संघ की व्यवस्था में शामिल होते गए। यूएसए में एक एक करके राज्य संघ की व्यवस्था में शामिल होते गए। होते गए। ठीक है, नोट करके लिखेंगे, केंद्र को राज्य के नाम, केंद्र को राज्य के नाम, कौमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का, केंद्र को राज्य के नाम कौमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं। क्षेत्र में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं। प्रत्येक राज्य का अपना अलग ध्वज, नागरिकता तथा संविधान है। प्रत्येक राज्य का अपना अलग ध्वज, प्रत्येक राज्य का अपना अलग ध्वज, अलग ध्वज, नागरिकता तथा संविधान है। ठीक है, अभी मैंने बताया हर राज्य का अपना संविधान है, अलग झंडा है, अलग नागरिकता है। सर अलग वीजा भी होता होगा, है? वीजा भी अलग होता है। वीजा अलग अलग नहीं होता, वो जो 7 आर्टिकल है ना वही वाले होंगे। संचार हो गया, विदेश हो गया, सैन्य हो गया, ऐसे वाले 7 आर्टिकल। ठीक है, बिल्कुल चेंज। इनका एक चीज और है, हमारे यहाँ जैसा चुनाव नहीं होता है, वहाँ 2 ही पार्टियां लड़ती हैं और अलग अलग स्पीच होती है, फिर अलग अलग राज्यों से वोट लिए जाते हैं।
वोटों का मालिक है। जैसे एक राज्य में 100 लोग 100 वोटर है, एक है 1000 वोटर है, एक है 5000 वोटर है, दो कैंडिडेट लड़ेंगे। देखे थे, दो ही तो लड़ रहे थे, कमला हैरिस और ट्रम्प लड़े। यहाँ से मन मान लो इनको मिल गए 70 वोट, इनको मिल गए 30, ये मान लो ए है ये बी है, ठीक। अब यहाँ से हुए ए को मिल गए यहाँ पे मान लो 1000 में से 550, इनको कितने मिल गए। अब यहाँ पर देखो ए को मिले मात्र 100 वोट और बी को मिल गए 4900 वोट। एक तरह से देख रहे वोट तो बी को ज्यादा मिले लेकिन जीता ए है, ये हिसाब है। यहाँ अलग अलग स्टेट में जीत के जाना है। जैसे आप इस वाले स्टेट से कौन जीता ए, इस वाले से भी कौन जीता ए, और यहाँ कौन जीता है बी। तो 2 ए जीता है, 1 वो जीती है, तो 2 मतलब ज्यादा स्टेट ए जीती है। यहाँ का चुनाव की प्रणाली बहुत अलग है, हमें सीखनी क्यों हमारे देश में होनी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे ब्रिटेन का चुनाव बहुत अलग है, वहां भी 2 पार्टियां कंजर्वेटिव। अब पिछली बार नहीं देखा था, पिछली बार हारे भले ट्रम्प थे लेकिन वोट ज्यादा ट्रम्प को मिले थे। अब इस आधार पे आप समझ जाओगे कि वोट ज्यादा किसे मिले। तो सर वहाँ सांसद वगैरह नहीं होते होंगे? ना, वहाँ कुछ नहीं। वहाँ जिसे वो सारी पावर आ जाएगी जो राष्ट्रपति बनेगा, उसके बाद वो जिसे चाहे उसे अथॉरिट करेगा उसके लिए, ठीक है। वो पार्टियों का सीजन है, सब पार्टियों में से लीडरशिप, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे। भारत में अगर ऐसा इंडिया में होता तो कितना बढ़िया। यूपी की जो तवज्जो दी जाती है आज वो दी नहीं जाती है, ठीक है। यूपी को बहुत तवज्जो है क्योंकि बहुत सीटें देख रहे हैं 80 है, लोकसभा में 80 सीटें सबसे ज्यादा, और यूपी का बजट भी इसलिए ज्यादा रहता है। 2025 में कुंभ, इस बार जो इलेक्शन हुआ था महापौर का, इलाहाबाद के महापौर के लिए लोगों ने अंधा पैसा बहाया क्योंकि 10,000 करोड़ तो केवल बजट कुंभ का है। 10,000 करोड़ केवल कुंभ का बजट है जो स्टेट पास कर दी, सेंट्रल देगी अभी अलग। अब सोचो अगर कोई व्यक्ति 1% भी बचा ले गया उसका, 10,000 करोड़ का 1% सोचो, है नहीं है। बहुत बजट था इस बार, आप चुनाव देखते हो इसीलिए बहुत काला था। लेकिन ये भारत में भी संघीय व्यवस्था है, भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, परंतु भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए, भारतीय संघ को विशिष्ट रूप दिया गया है। भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय संघ को विशिष्ट रूप दिया गया है। विशिष्ट रूप दिया गया है। भारत की संघीय व्यवस्था यूएसए के अनुरूप है। संविधान की सर्वोच्चता लिख लीजिए, फिर बता देता हूं क्या बोला था। यूएसए के अनुरूप है। हाँ, भारत की संघीय व्यवस्था यूएसए के अनुरूप है। संविधान की सर्वोच्चता संघ एवं राज्य सरकारें आदि संघ एवं राज्य सरकारें आदि, परंतु बहुत सी विशेषताएं एकात्मक शासन की ओर इशारा करती हैं। विशेषताएं एकात्मक शासन की ओर इशारा करती हैं। ठीक है, अगली लाइन से लिखेंगे। ब्रिटेन एकात्मक शासन का उदाहरण है। ब्रिटेन एकात्मक शासन का उदाहरण है। ब्रिटेन एकात्मक शासन का उदाहरण है, जहां केवल एक ही प्रकार की सरकार होती है।
जहां केवल एक ही प्रकार की सरकार होती है, केंद्र सरकार। ठीक है, एक ही प्रकार की होती है कि कैसी? ब्रिटेन में राज्य सरकारें देखने को नहीं मिलेगी आपको, स्टेट गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, एक ही। ठीक है, अगली लाइन लिखेंगे। आपातकाल के समय भारतीय संघ एकात्मक शासन प्रणाली की तरह कार्य करता है। भारतीय संघ एकात्मक शासन प्रणाली की तरह कार्य करता है। भारतीय संघ एकात्मक प्रणाली की तरह कार्य करता है, अर्थात भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रणाली पाई जाती है। भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। देखिए एक राजनीतिज्ञ थी एमबी पाइली। इन्होंने एक चीज कही थी, भारत का ढांचा तो संघीय है, परंतु आप ढांचे की जगह शरीर लिख सकते हो। ढांचा या ब्रैकेट में डाल देना शरीर तो संघीय है, परंतु आत्मा एकात्मक। लिख लीजिए तर्क। ढांचा तो संघात्मक है, संघात्मक शब्द ज्यादा अच्छा लगेगा। संघात्मक है परंतु आत्मा एकात्मक है। फ्लो बन गया आपको पढ़ने का। ठीक है, ढांचा यानी शरीर जो दिख रहा है वो सब मोहमाया है नहीं मोहमाया? क्या कह मोहमाया का मतलब क्या होता है? विपिन सर वो भी यही कहते थे। विपिन सर थे वो भी यही कहते थे, सब वो आया कोचिंग पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, ये वो हम बता देते मोबाइल क्वालिटी से अलग है तो 4 बजे के बाद क्लास लगेगी उसकी। तो भारत में केंद्र 3 क्षेत्र है। पहला विधायी संबंध, इंग्लिश में लिखना चाहो तो क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव रिलेशन। प्रशासनिक संबंध,
टाइम तक तो ठीक हो रहा है इसका। कोचिंग का टाइम सही तब चेंज होगा। कोचिंग ही वाली बस है। ये 12 बजे से होती है। कोचिंग ही बंद हो जाएगी, टाइम नहीं चेंज होगा। तो सोते हैं। ठीक है, एक एक करके सम्मान पढ़ते हैं। आपको पता होगा, जैसे आपने सुना होगा, जीएस में सबसे बोरियत टॉपिक है इतिहास। सुना होगा? इतिहास के पिता थे हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस थे, ग्रीक वाला यूनान वाला क्षेत्र। जब एक राजा को उनकी तारीफ सुनाई दी ना, तो उन्होंने कहा हेरोडोटस को बुलाओ जरा देखें कैसा इतिहास का राज आए। और राजा साहब ने कहा हेरोडोटस से कि भैया इतिहास सुनाओ सबको। उनने इतिहास सुनाना शुरू करा। अब आधे हो रहे, आधे एक आध को नींद आ गई, 2-4 सो गए, आधे हो रहे। तो राजा कह रहे कैसा से भैया कहते हैं आप फादर ऑफ हिस्ट्री से कुछ नहीं, आपका सब सो रहे, इसे सजाए मौत दे दो। मतलब इतिहास के ज्ञाता को इतिहास की वजह से सजाए मौत की सजा घोषित। अब टेंशन में तो हेरोडोटस ने जैसे तैसे माफी मांगी और कहा मुझे एक दिन का और एक दिन बाद आए, वही हेरोडोटस ने इतिहास सुनाया। सबने अच्छे से सुना भी, एंजॉय भी करा और सब जग रहे थे, सब एक्टिव थे। आखिर उस एक दिन में करा क्या? तो यही बात उन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिका में लिखी है कि कभी भी कोई व्यक्ति किसी को हिस्ट्री पढ़ाए, इतिहास पढ़ाए तो प्योर इतिहास ना पढ़े, इसके साथ जोड़ता चले पॉलिटी, इसके साथ जोड़ता चले ज्योग्राफी, इसके अलावा 4 बातें और जोड़ दी है जिससे वो क्या हो जाए, सुनने योग्य हो जाए, इत्मीनान से वो सुने। और वही हम लोग जीएस के हर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। पॉलिटी हो रही है तो जरूरी नहीं है कि पॉलिटी ही चल रही है, उसमें हिस्ट्री भी आ जाएगी, ज्योग्राफी। पुदुचेरी क्या था, ज्योग्राफी तो थी, तो तुम्हारा दिमाग उधर से उधर भटका जाएगा। क्यों? तुम्हें नींद ना आ जाए, तुम उधर सो जाते हैं। तो बस यही काम करना होता है टीचर का। लिखा वही है जो आपकी किताबों से क्यों नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं चल रहा। ठीक है, चलो सुनो पहले नाम से। विधायी संबंध आप समझते होंगे, आपने एक अनुसूची पढ़ी होगी। अनुसूची 7 जरा मुझे बता दो क्या है? अनुसूची 7 क्या थी? अनुसूची 7 है, नहीं याद है? पहली अनुसूची क्या थी? केंद्र व राज्यों की स्थिति, मतलब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी क्या थी? 2 वेतन। वेतन हम तुमने कहा कि वेतन दो, मैंने कहा पहले शपथ दे दो। तीसरे में क्या है? शपथ। चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वें में SC ST। 6ठे में भी SC ST है, लेकिन उसमें 4 राज्य है, मेरा ATM ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, असम। 7वें में क्या है? 7वें में है केंद्र व राज्यों के बीच, केंद्र व राज्यों के बीच काय का बंटवारा किया गया है? शक्तियों का बंटवारा किया गया है। याद रखने का तरीका पता क्या है? 7 से 7 और 7 से शक्तियों का याद रहेगा। पिछली बार भी यही कहा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 7 से 7 और 7 से शक्तियों का। उसमें हमने आपको बताई थी 3 सूचियां थी। एक कौन सी सूची थी? संघ सूची, जिसमें विषय बढ़ के अब कितने हो गए हैं? 100 विषय। ठीक है। दूसरी कौन सी थी? बिल्कुल ठीक है, राज्य सूची। इसमें घटा दिए गए हैं विषय, 66 से अब कितने रह गए हैं? और तीसरी कौन सी थी? समवर्ती सूची। इसमें पहले 45 थे और 5 बढ़ा दिए गए हैं, कौन से? 52। ठीक है। विधायी शक्तियों में बस एक ही कहा गया है, इन 100 विषय पे कानून कौन बनाएगी? राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं। इन 61 विषय पे कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार। इन 52 विषय पे ये दोनों मिलके बनाएंगे। ठीक है, हाँ। दोनों में अगर टकराव होगा तो सुनी केंद्र सरकार की ही जाएगी। अंतिम फैसला केंद्र का ही। अगर राज्य भी अपने लिए कोई कानून बना रहा है और उससे केंद्र को दिक्कत हो रही है तो वो कानून भी हटाया जा सकता है। आगे बात समझ में? वो विषय कौन से हो सकते हैं? जैसे रेलवे SSC सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, इसी में आ गया, इन 100 में से कोई होगा।
राज्य का कोई विषय ले लो, पुलिस, राजस्व, ये काय के विषय, राज्य के, स्वास्थ्य, मनोरंजन, ये सब काय के विषय, राज्य के। समवर्ती दोनों मिलके चले, जैसे एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा काय का विषय हो चुका है, समवर्ती। आपको हमने ये भी लिखवाया था, यहाँ से जो 5 विषय घटाए गए थे और यहाँ जोड़े गए थे वो कौन से थे, ध्यान करो। वो 5 विषय यहीं से जो घटाए थे कौन से थे, शिक्षा, मापतोल, वन, वन्य जीव और एक और था कोई, न्यायिक, हाँ न्यायिक कुछ से कुछ था, ठीक है। तो याद रखना 5, वन, वन्य जीव, शिक्षा, नापतोल की इकाइयां और न्यायिक प्रशासन, ये 5 इधर आ गए, ठीक है। तो पहले नोट करो फिर आगे बताते हैं। पहले कितने कितने विषय थे, जिसने अनुसूचियां लिख रखी हैं वो तो ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं। पहले और ये वर्तमान, पहले आप कितने थे, 97, यहाँ 66, यहाँ 47। आज मैं ग्रुप में लिस्ट भेज दूंगा विषय जो मेन है, जो पूछे जाते हैं, क्योंकि लिखाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा और ये सीधे रटने वाले तो लिखाने की जरूरत नहीं। क्या क्या उनमें आपको याद रखने होंगे वो मेन विषय में भेज दूंगा, ठीक है। ये प्रोजेक्टर से चलता होगा, पेन ड्राइव भी तो लगती होगी इसमें, इनकी सारी लगती है सर, हैं लीड या पेन ड्राइव मेरे पास पेन ड्राइव पड़ा, नया संसद भवन की पूरी वो बनाई है मैंने, तो चल जाएगा, तुमको बहुत अच्छे से आ जाएगा। पॉलिटिक्स क्लास जो होती है वो सब पढ़ाते हैं विषय सर। लिखेंगे नोट करके, लिखेंगे संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। केवल संसद को है। ठीक है। अगला, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। राज्य विधानमंडल को है। राज्य विधान मंडल को है। सर इस पे दोनों नहीं बना सकते। राज्य सूची में तो राज्य बना है। अब वो देखो, अब वही आ जाएगा जो हम लोग पढ़ चुके आर्टिकल में कि राज्य सूची के विषय में कानून केंद्र भी बना सकती है, लेकिन तब जब आपात स्थिति, नॉर्मल स्थितियों में नहीं। तो केवल नहीं ना, केवल तभी तो नहीं लिखा हमने, ठीक है। हमने इसीलिए केवल इसमें नहीं लिखा क्योंकि इसके लिए सेंट्रल भी बना सकती है, इसीलिए इसमें केवल शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अगला लिखिए, समवर्ती सूची के विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर संसद व राज्य विधानमंडल, समवर्ती सूची के विषय पर संसद व राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं।
दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, चाहे राज्य सरकार बना ले चाहे कौन बना ले, लेकिन एक कंडीशन है, अगर राज्य बनाना चाहेगा तो उसे पहले राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी अनुमति, केंद्र को अनुमति। तो नोट करके एक लाइन यहीं भी लिख लो, परंतु उसके लिए राज्य सरकार को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। तथा यदि अनुमति लेनी पड़ती है, तथा यदि राज्य का कानून केंद्र से असंगत है, राज्य का कानून केंद्र से असंगत है तो वह खारिज हो जाता है। तो वह खारिज, मतलब राज्य ने कानून बना भी लिया, अगर केंद्र को पसंद नहीं आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, खारिज कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये 3 सूचियां तो होती है, इसके अतिरिक्त एक और सूची होती है, अवशिष्ट सूची होती है। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है बेटा बताओ? बचा हुआ, बचा कुचा। जैसे अवशिष्ट पर्वत पढ़ते होंगे, अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वत है, सबसे पुराना पर्वतमाला है। तो अगर जब भी संविधान बना था तो संविधान निर्माताओं ने एक पेज खाली छोड़ दिया, ठीक, कि भविष्य में कोई ऐसा विषय आए जो हम इस तीनों में नहीं रख पाए तो उसको आप कहाँ रख दीजिएगा। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया है? केंद्र सरकार। तो कायदे में ये किसके विषय पे है? अब बताओ ऐसा कोई विषय जो संविधान लागू होते समय नहीं था लेकिन आज है, ऐसा कोई विषय है जो उस समय नहीं था आज है? सोचो, दिमाग लगाओ, गूगल से सर्च करो। नहीं समझे अपनी सर्च क्या उस समय करते थे? मोबाइल था उस समय, आईटी सेक्टर पूरा हमारा क्या 1950 में था। आज ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, हर चीज घर बैठे मंगा रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, गूगल पे सर्च कर रहे हो, ये चीजें उस समय तो नहीं थी। तो ये सब किस में आ जाएंगी? इंटर आईटी सेक्टर, मैंने इसीलिए बोल दिया आईटी सेक्टर, पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पूरा सेक्टर, इंटरनेट वाली पूरी दुनिया, वो सब किस में आ गई। इसके अलावा हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम, आज देख रहे हो हमने 3 चंद्रयान मिशन भेज दिए, शिव शक्ति पॉइंट पढ़ा होगा, मंगलयान भेज दिया, इसरो लगातार सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, 33 मिनट में 10-10 हजार करोड़ कमा रहा है। वो कौन सा विषय था? अंतरिक्ष। तो वो उस समय नहीं थे तो वो काय में रखे गए होंगे, और इस पे कानून कौन बनाएगी? और यही कहता है आर्टिकल 248। ठीक है, तो डालिए आर्टिकल 248। आर्टिकल 248 लिखिए, अवशिष्ट सूची के विषय पर, अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। कानून बनाने का अधिकार संसद को। ठीक है, अभी देखो, अभी हमने बात करी थी कि राज्य सूची के विषय पे कानून केंद्र बना सकती है, हाँ क्या ना? बना सकती है। कुछ स्थितियां अगर होंगी ऐसी, तो 4-5 स्थितियां हैं, बस वही लिखनी है हमें। ठीक है, आप बताओ, पहले बता दो फिर हम लिख लेंगे। पहली तो मैंने बता दी, आपातकाल, अगर देश में क्या लग जाए। तो दूसरा वो है तो आपातकाल का ही भाग। आपातकाल क्यों लगता है? तो सशस्त्र विद्रोह। आपातकाल के समय 2 राज्य अगर राजी हो जाए, मिलके कह दे कि भैया हमारे लिए कानून बना दो, तो भी बन सकता है। राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन आ गया तब भी बन सकता है। ठीक है, केंद्र और राज्य कहीं टकरा रहे हैं तब भी बन सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे हेडिंग, निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय में, निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकती है।
संसद कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए पहला डालिए आर्टिकल 249। आर्टिकल ना भी याद करें कोई दिक्कत नहीं, जब लिख रहे हैं तो लिख भी लीजिए। आर्टिकल 249, ठीक है। देखिए, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, का घोषित कर दे, तो उस विषय पर किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय हो गया तो कौन बनाएगी कानून? राष्ट्रीय महत्व का होने का मतलब है दुनिया की नजर है इस पे, तो दुनिया की नजर है तो भैया किसको सौंप दो, क्योंकि दुनिया की नजर है। अगर राज्य में सरकार एंटी हुई सेंट्रल की तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अगला डालिए आर्टिकल 250। अभी बताया था, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगी। राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगी। अगला डालिए आर्टिकल 252। आर्टिकल 252, देखिए यदि दो राज्य या उससे अधिक, दो राज्य या उससे अधिक प्रस्ताव पारित कर दे, तो उनके लिए उस विषय पर कानून संसद बना सकती है। तो उनके लिए उन विषय पर कानून संसद बना सकती है। ठीक है, सिंपल है। आर्टिकल 253 लिखेंगे आप। आर्टिकल 253 लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय संधियों के पालन के लिए भी, अंतरराष्ट्रीय संधियों के पालन के लिए भी, अंतरराष्ट्रीय संधियों के पालन के लिए भी राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखेंगे। अनुच्छेद 256 तथा 257 के अनुसार, 256 तथा 257 के अनुसार
केंद्र को राज्यों के मसले पर दखल देने का अधिकार है। केंद्र को राज्यों के मसलों पर दखल देने का अधिकार है। केंद्र को राज्यों में दखल करने का अधिकार है। ये हो गए हमारे विधायी संबंध। ये देखो समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एक बार देख लो सरसरी नजर से। विधायी संबंध कुछ भी नहीं है, बस राज्य सूची के लिए कानून कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, फिर स्थितियों में बनेगी, बस वो चीजें लिखती है। केंद्र व राज्य प्रशासनिक संबंध। ठीक है। दारी अर्ध सैन्य बल। अर्ध सैन्य बल अर्ध सैन्य बल लिखेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए अर्ध सैन्य बल का भी प्रयोग किया जाता है। अर्ध सैन्य बल का भी प्रयोग किया जाता है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। जो केंद्र सरकार के अधीन है। बताओ अर्ध सैन्य बल कौन से होते हैं? अर्ध सैन्य बल हाँ सब आते हैं। असम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब क्या है? अर्ध सैन्य बल। सबसे पुराना कौन सा है? असम राइफल 1835। देखो हेडिंग डालो, एक एक लाइन दिखा दे रहा हूं। असम राइफल्स, असम राइफल्स डैश करके लिखो। भारत का सबसे पुराना अर्ध सैन्य बल। भारत का सबसे पुराना अर्ध सैन्य बल ब्रैकेट में 1835। सबसे पुराना अर्ध सैन्य बल कहां पे तैनात होता है? ये भारत म्यांमार सीमा पर स्थित रहता है। लिखो भारत म्यांमार सीमा पर तैनात। 1835 सबसे पुराना है, बस इतना याद रखो। बाकी स्टेटिक जीके में आप पढ़ना। भारत हाँ तैनात रहता है, स्थित नहीं, तैनात। म्यांमार सीमा से भारत म्यांमार सीमा पर तैनात किया जाता है। भारत और म्यांमार की सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? अरे तिब्बत तो चाइना है। आराकाम पर्वत शिवालिक श्रेणी पड़ी होगी, शिवालिक में। अगला लिखिए सीआरपीएफ विश्व का सबसे बड़ा अर्ध सैन्य बल।
1939 का है विश्व का सबसे बड़ा सैन्य बल। स्थापना 1939, स्थापना 1939। अगला लिखिए एनर्जी, फुल फॉर्म बताओ। 39। अगला लिखिए एनर्जी क्या होगी फुल फॉर्म? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। बिल्कुल सही, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनर्जी कमांडो सुने हैं? एनर्जी कमांडो लिखेंगे 1985 में गठित किया गया। 1985 में गठित किया गया। वीआईपी सिक्योरिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। वीआईपी सिक्योरिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। और लिख लो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। बीएसएफ देखो कहां पर तैनात होते हैं? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश सीमा पर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। 1 दिसंबर 1965 है। 1965 में स्थापना हुई थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। भारत पाकिस्तान व भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित। भारत बांग्लादेश व भारत सीमा पर स्थित। अगला आईटीबीपी। आईटीबीपी क्या है फुल फॉर्म? इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस 1962 में स्थापना हुई थी। 1962 जी। भारत चीन सीमा पर रहता है। भारत चीन सीमा। इनकी डिटेल कल अपने आप लिख के जाना। एसएसबी सशस्त्र सुरक्षा बल। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। पहले सुरक्षा बल था, अब सीमा बल। 1963 भारत नेपाल भारत भूटान सीमा पर स्थित। ये शांति वाले बॉर्डर पे रखी जाती है, ठीक है? शांति वाले बॉर्डर भारत नेपाल भारत भूटान सीमा पर स्थित। भारत नेपाल तथा भारत सीमा पर। और कोई बच्ची, एक और बच्ची वो भी लिख लो। CISF मेन हम लिख रहे हैं, वो वाला टॉपिक ढूंढना है हमारा तो क्वालिटी से प्रशासनिक। CISF फुल फॉर्म बताओ। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हवाई अड्डे हैं, उन सब की, हाँ, उन सब की देखरेख करेगी। देखो व्यवसायिक कंपनियों की सुरक्षा में प्रयोग की जाती है। व्यवसायिक सुरक्षा कंपनियों की सुरक्षा में प्रयोग की जाती है। भारत में कंपनियां हैं हमारी, जैसे भेल है, सुनिए, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, एरोनॉटिक्स, सॉरी क्या नाम है हेल का पूरा? एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एच से नहीं ध्यान आ रहा है। अंतरिक्ष का काम करती है, अभी नई नई भारत महारत्न में शामिल हुई है, ठीक है? अब डालिए अखिल भारतीय से। अब इनका मतलब क्या था ये लिखाई? पहले तो ये बताओ। देखो ये जितनी नौकरी है इनकी भर्ती कौन करता है? इनको तनख्वाह कौन देता है? और ये मोस्टली काम भी केंद्र का ही करती है। लेकिन राज्य में अगर जरूरत हो, जैसे दंगे हो जाते हैं, तो आप देखते हो इन अर्धसैनिक बलों को राज्य में भी प्रयोग, ऐसा थोड़ी ना उस समय राज्य से कहा जाएगा इसके मतलब पैसा दो। क्यों? क्योंकि हम लोग कैसे हैं, संघात्मक वाली प्रणाली। तो भले ये केंद्र भर्ती करे, पैसा दे, जो भी चीजें दे, सुख सुविधाएं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो ये राज्य के लिए भी काम
इसी को बोलते हैं प्रशासनिक संबंध। अब ये मैं सेना वाले देखे। अगला है अखिल भारतीय सेवाएं। लिखिए हेडिंग अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं पहले सुन लो फिर लिखवा देंगे। अखिल भारतीय सेवाएं मेनली ये 3 कही जाती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं कितनी कही जाती हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है। अब ये जो है इनकी भर्ती करता कौन है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा सेंट्रल का ही तो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये नौकरी भी किसकी है? लेकिन ये काम किसके लिए करते हैं? राज्य। जैसे पीलीभीत का डीएम भर्ती किसने करा? यूपीएससी सेंट्रल। तनख्वाह कौन दे रहा है? लेकिन वो व्यवस्था कहाँ की समझ रहा है? पीलीभीत राज्य की, एक जिले। आगे बात समझ में? तो ये भी हमारे कैसे संबंध है? एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध। तो यही है इसमें अखिल भारतीय सेवा। ठीक है। कितना हो गया? 26 तो लिखो है। ऐसे ही टॉपिक हो नहीं पाएगा पूरा। देखो आईएएस जितना लिखा जाता है उतना लिखते, बाकी कर 20 से टॉपिक अगले दिन पढ़ाते तो अच्छा ही लगता। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पहले ये बेटा इंडियन फॉरेनर सर्विस होता था, अब फॉरेस्ट हो गया है। ठीक है। इनकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। इनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है, यूपीएससी। इनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। आयोग यूपीएस डाल देना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। परंतु वे राज्य और केंद्र दोनों की सेवा में प्रयोग किए जाते हैं। परंतु वह केंद्र व राज्य दोनों की सेवा में प्रयोग किए जाते हैं। सेवा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। अब हेडिंग डालिए केंद्र व राज्य वित्तीय संबंध। केंद्र व राज्य वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध फाइनेंशियल रिलेशन सेंट्रल एंड स्टेट। हो गया? तो कल ही करेंगे। हो गया? चल भी नहीं रहा।